हम आज मानव भूगोल के उपागम के तहत आगे बढ़ेंगे। हमने मानव भूगोल की जो अप्रोचेस थी उसको एक एक करके लिया और आज एक और अप्रोच हम आगे देखेंगे। ये आपके स्क्रीन पर जो 5 अप्रोचेस थी प्रमुख रूप से, वो हिस्टोरिकल अप्रोच, स्पेशल एनालिसिस अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच। इसमें से अपन ने हिस्टोरिकल अप्रोच पहले पार्ट में, स्पेशल एनालिसिस अप्रोच दूसरे पार्ट में, और ये हमारा तीसरा पार्ट है जो इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में हम आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी उपागम की हम जब बात करते हैं या जब इस अप्रोच का नाम लेते हैं तो एक परिदृश्य हमारे नज़रों के सामने दिखता है, वो ये कि कैसी परिस्थितियां होगी तो किसी भी क्षेत्र में या प्रदेश में जो मानव निवास करता है या मानव समूह निवास करता है वो वहाँ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है। हम देखें यदि विश्व स्तर पर इसका कोई उदाहरण लेके कि किस प्रकार से प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाएं जो है वो मानव को प्रभावित करती है। इससे पहले वाले उपागम में हमने देखा था कि सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो या तो इंडिविजुअल या समूह के रूप में मानव को प्रभावित करते हैं, मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। तो उसके अंदर से हमने जो सांस्कृतिक तत्व देखे थे उसके अंदर हाउसेज, विलेज, सिटी, पॉपुलेशन, ये एलिमेंट्स थे। और इनका संयुक्त रूप जो है हमने ट्रेड के रूप में देखा, ट्रांसपोर्टेशंस के रूप में इनका सांस्कृतिक तत्वों का संयुक्त रूप देखा जो किसी न किसी रूप में मानव की उन्नति को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर उदाहरण लेके देखें कि कोई प्राकृतिक यदि कोई परिस्थितियाँ हैं तो वो भी मानव के क्रियाकलापों को बहुत ही प्रभावित करेगी। जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की यदि हम उदाहरण लेते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में जहाँ अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा रहने के कारण घनी वनस्पति पाई जाती है, तो वहाँ पर उसी अकॉर्डिंग वहाँ के रहने वाले लोगों को खाना पीना, रहना, पेड़ों पर अपने घर बनाना। इसी प्रकार से हम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल यदि हम चलते हैं तो वहाँ पे जो परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत पाई जाती हैं। तापमान की बहुत अधिक कमी के कारण बर्फ़ के मकान, इग्लू बनाए जाते हैं, स्लेज गाड़ियाँ चलती है। तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति, प्राकृतिक दशाएँ, ये सब जो है वो किसी न किसी रूप में मानव को प्रभावित करती है। तो ये पहले बिंदु में यहाँ पर ये चीज़ बताने का प्रयास किया गया है कि किसी प्रदेश में जो मानव समूह या मानव है वो वहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है। यदि कहीं की किसी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक दशाएं बहुत उन्नत हैं, वो हाईली ट्रांसपोर्टेड एरिया है, रेल ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सब प्रकार की वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस की सुविधाएं उपलब्ध है, उद्योग आदि स्थित है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो लोग होंगे उनका जीवन स्तर भी उसी प्रकार से उन्नत होगा जैसा कि वहाँ पर दशाएं पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं का प्रभाव वहाँ के मानवों पे पड़ता है। कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ पे समस्त जो भूदृश्य है वो अपने को एक औद्योगिक भूदृश्य के रूप में दिखेगा। उसी से संबंधित वहाँ का जो जन समूह है वो संलग्न होगा अपने जीविकोपार्जन के साधनों में। तो ये दूसरा बिंदु इसमें एक और स्पष्ट किया गया है इस पारिस्थितिकी उपागम में, वो ये है कि यह कारक पृथक एवं सम्मिलित रूप से मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करता है। कि ये जो सांस्कृतिक तत्व और प्राकृतिक तत्व इनका संयुक्त रूप से या इंडिविजुअल ये मानव को प्रभावित करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्पष्ट किया। इसी प्रकार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी भी है जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन व अनुकूलन भी करता है। तो पारिस्थितिकी उपागम का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो मानव स्वयं है और वो एक विवेकशील
प्राणी है। तो ऐसी स्थिति में वो पर्यावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता भी है, लेकिन प्रभावित होने के साथ साथ जब वो मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, प्राकृतिक पर्यावरण को, तो उसमें निश्चित रूप से वो परिवर्तन करेगा। और यदि परिवर्तन करने में यदि वो सफल नहीं होगा या एक हद तक परिवर्तन कर पाएगा और उसके पश्चात उसको अनुकूलन करना ही पड़ेगा। तो अनुकूलन और पर्यावरण में परिवर्तन, ये मानव के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किए जाते हैं अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए। चाहे वो किसी नदी के ऊपर अपने या नदी के मार्ग के ऊपर अपना मकान बना के नदी को टर्न कर दे, उसको मोड़ दे, चाहे वो पहाड़ों पर जाके अपने मकान बनाए, वनस्पति को काट के अपने मकान बनाए, तो ऐसी स्थिति जो है उसके अंतर्गत पैदा होती है। तो विवेकशील प्राणी के रूप में मनुष्य पर्यावरण के साथ काफ़ी चेंजेस करता है, तो वो हमको देखना होता है इस अप्रोच में। इसी के प्रकार सेकंड जो हम यदि लें और इसके आगे बढ़ें, तो इस उपागम में मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना है। तो परिस्थिति के अप्रोच के अंदर परिस्थिति में परिवर्तन अनुकूलन मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक, ये रेड डार्क में आपको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि सक्रिय भौगोलिक कारक माना गया है। इसमें विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन तथा उनके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। तो ये एक तो सक्रिय भौगोलिक कारक मानव है, ये हमने देखा, विवेकशील प्राणी है, अनुकूलन करता है, समायोजन करता है, परिवर्तन करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस बिंदु में जो बात छुपी हुई है वो ये है कि इसमें विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन उनके प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों में, कि विभिन्न जो फंक्शंस मानव के द्वारा किए जाते हैं, जीवोपकार्जन की जो क्रिया के द्वारा जो वो क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, तो जो भी मानवीय क्रियाकलाप, चाहे उद्योगों से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, ये सभी जो है वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण से निश्चित रूप से अंतर संबंधित होते हैं। अलग अलग जगह क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अंतर संबंध मानव के प्राकृतिक पर्यावरणों के साथ मिलेंगे। तो उसी संदर्भ में विश्व के विभिन्न स्थानों पर इन आपसी प्राकृतिक वातावरण से जो अंतर संबंध मानव के हैं उनका अध्ययन, उनके क्रियाकलापों पर या उनके क्रियाकलापों का अध्ययन हमको करना इस उपागम के तहत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह के मानव पर्यावरण संबंधों को बैराज एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मानव पारिस्थितिकी कहा, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप से उन्होंने उसको परिभाषित किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है, पारिस्थितिकी उपागम में इस बात पर बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन कर अस्तित्व में रहता है, साथ ही अपने तकनीकी विकास द्वारा प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं का सामना करने में सफल रहता है। तो इस उपागम में मेन जो स्टडी पर जिस पर बल दिया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से किस हद तक सफल रहा, समायोजन किस हद तक कर पाया और अपने अस्तित्व को कहाँ तक वो साबित कर पाया कि अपनी तकनीकी के परिवर्तन से या तकनीकी के उपयोग से पर्यावरण में परिवर्तन करके। तो ये प्रतिकूल जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनका सामना करने में मानव सक्षम है। तो वह प्रतिकूल दशाएं जिसमें मानव ने परिवर्तन करके अपने विवेकशील होने का परिचय दिया और अपने विकास की ओर अग्रसर हुआ, उस बात का अध्ययन इस जो उपागम में किया जाता है। इसी प्रकार पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में सम्मिलित करते हैं। तो ये जो सारांश निकला कि अलग अलग पारिस्थितिकी जो होते हैं उसमें चेंजेज और उनमें समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं परिस्थितियों में, उनका अध्ययन इस उपागम के तहत किया जाता है। मानव भूगोल में लास्ट वाला एक पॉइंट और है, मानव भूगोल में मानव वातावरण संबंधों की ऐसी ही विचारधाराएं, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद को भी इसी उपागम में सम्मिलित किया था। तो ये जो परिवर्तनशील पारिस्थितिकी दशाएं होती हैं, परिवर्तन होता है समय के साथ साथ,
उसके तहत ही विभिन्न विचारधाराएं जो है वो मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण से संबंधित विकसित हुई हैं। उन विचारधाराओं में निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद ये भी इसी उपागम में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ हमने कुल मिला के सारांश में ये देखा कि किस प्रकार परिस्थितियों में परिवर्तन, उसके साथ मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका समायोजन या किस हद तक सफलता प्राप्त करना, अलग अलग जगहों पर विश्व में इसका अध्ययन करना और उसकी तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना, यही इस उपागम का प्रमुख उद्देश्य या इसका उद्देश्य रहता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य यही है इस उपागम का। तो ये आपका इस प्रकार से फिनिश होता है ये टॉपिक, और इसके बाद हम नेक्स्ट उपागम को अगले लेक्चर में लेंगे। एक एक उपागम का संबंध में आप अच्छे से इसको देख के इसके और एग्जांपल्स इसमें ऐड करके और आप इसको नोट्स के रूप में ले सकते हैं। और मैंने इस तरीके से इसको किया है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन को डेवलप करने में बहुत आसान रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।